जो हमारी पिछली क्लास में चल रहा था, मैं आपको लॉ पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कंपनी लॉ, और मैंने काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स बना रखे हैं डिफरेंट। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा था। पहला चैप्टर चल रहा हमारा CMA फाइनल लॉ का, ठीक है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी, मैं 2 क्लास डाल चुका हूँ। एक क्लास में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से पेपर निकलेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं CMA फाइनल का लॉ, और ये न्यू सिलेबस से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, ओल्ड सिलेबस में भी जो है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो न्यू ओल्ड दोनों के लिए है ये क्लास। जो पेपर देने जाएंगे अभी, आपके जो पेपर होगा दिसंबर में, दिसंबर 23 के, उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीवेंट है। उसी के अकॉर्डिंग सोच समझ के क्या पेपर में आ सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मैं खुद एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। लॉ में मेरे भी 37, पहले आप तो लास्ट क्लास देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगी कि लॉ स्पेसिफिक क्यों बन जाता है, क्या जरूरी होता है, कैसे पढ़ना चाहिए। 2 क्लासेस में डाल चुका हूँ। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको थोड़ा पिछली क्लास में बता दिया था कि कैसे कैसे होती है, स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से इसके कंसेप्ट आए। चाइना से इसका पहला कंसेप्ट ये था, ठीक है। थोड़ी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ओके। यहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। ये पाकिस्तान के अंदर कंसेप्ट आया पहले, ये इसको भी कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन अब आज की क्लास में क्या है, इसके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या है, इसका मैंने बताया था कि आपको कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था फीचर्स इसकी। क्वेश्चन जो आ सकता है वो यहाँ से आ सकता है, तो मैंने इसके आपको बताई थी फीचर्स। ओनली वन शेयर होल्डर, ओनली वन शेयर होल्डर, only one shareholder, only a natural person who is an Indian citizen and resident in India। इस रेसिडेंट के ऊपर मैंने बताया था कि आपको अमेंडमेंट आई है कि OPC कंपनी के लिए क्या जरूरी है। देखो नई बुक बनाई है, अभी भी इन्होंने अभी भी कुछ ना कुछ गलती कर रखी है, ठीक है। देख लेते हैं 1% कंपनी में क्या अमेंडमेंट आई थी। अगर ये गूगल तो भी चल जाएगा, लेट्स सी क्या मिल सकती है। मैं अमेंडमेंट OPC कंपनी में अमेंडमेंट आई थी, ये मेरे टाइम पे ही आ गई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिसेंटली मिलेगा कि नहीं, OPC में अमेंडमेंट आई थी। इसको मैं करेक्ट करा दूंगा आपको, अभी इस पर टाइम बर्बाद नहीं करते, ठीक है। इस पर टॉपिक पर डाउट है, यहाँ पे आपको अमेंडमेंट जब बुक में मिलेगी, कहीं भी मिल जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन बना के देता है वो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। 1% कंपनी के बारे में मैंने नॉमिनी के बारे में बताया था आपको कि नॉमिनी और शेयर होल्डर वो भी इस तरीके का ही सेम होना चाहिए। एक OPC हो गया, OPC जब 1% कंपनी 1% जो नहीं होगा उसके ब्याह पे कौन काम करेगा, नॉमिनी। नॉमिनी की भी कंसेंट ली जाएगी, ऐसा नहीं है कि नॉमिनी ऐसे ही बन जाएगा। आपको काम करने की इच्छा नहीं है, आप नॉमिनी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके फॉर्म्स वगैरह, कंपनी इस तरीके से चलती नहीं है, सारे फॉर्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, अदर कंपनी में जैसे डायरेक्टर 15 होते हैं, अभी आपने इंटरमीडिएट पढ़ा होगा 15 मैक्सिमम। अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखने हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, SR पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, वो आप बोर्ड मीटिंग वगैरह चैप्टर में जो इंटरमीडिएट में थे वो, बट यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या डायरेक्टर होंगे, मस्ट हैव बीन द वन डायरेक्टर सेल सोल शेयर होल्डर कैन हिमसेल्फ। सोल मतलब होता है अकेला, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं ना, तो वो भी अकेला। कंपनी में 1% भी है तो 1% एक बंदा बना सकता है। बाकी अदर कंपनी जो बनाई जाती थी पहले कंसेप्ट नहीं था, तो क्या होता था, 2 लोग मिलकर कंपनी बनाते थे। जैसे प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो वो बहुत सारे लोग हो गए, उसमें मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम ये भी क्या रख सकते हैं, 15 डायरेक्टर। एक ही सिचुएशन क्या बनेगी, क्वेश्चन आया था, अगर एक कंपनी चाहती है मोर देन 15 डायरेक्टर से ज़्यादा चाहती है, तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना आपको याद, जब मैं कराऊंगा, मैंने पहले बोला हुआ 2 क्लासेस में मैं तुम्हें तरीके से एक एक चीज़ रटा के भेजूंगा फॉर लॉ एग्जाम। तो आप तरीके, हालांकि थर्ड ग्रुप पूरा मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ कि क्या पेपर में आने वाला है, कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे चीज़ें मूव करेगी। एक मिनट,
क्या गाड़ी थोड़ी सी ब्रेक कर रहा है कि खराब होती है। बीच में काम भी आता है। ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ, आप देखो। ठीक है, आप स्किप कर देना 1-2 सेकंड की, जो भी हो 4-5 सेकंड। हाँ, अब डायरेक्टर तक की बात हो गई। आगे गिवन डेट द लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी जैसे बता रहा है क्या होता है, कौन होता है, जितनी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, क्या क्या नहीं बनाना पड़ता है इसको। तो ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी। डी पॉइंट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना ये चीज। ठीक है, जैसे अब ये प्राइवेट कंपनी आ गया। प्राइवेट कंपनी में आपको कुछ याद रखना है, जैसे इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, ये आप रीड करना है, ओनली रीड। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है? 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच इज आर्टिकल्स। 3 रिस्ट्रिक्शन होती है, ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, 2 लोग मिलकर बनाते हैं, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, वो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग होने चाहिए, वो पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं। उनके कुछ प्रोसीजर होते हैं, कंपनी ऐसे तो खोलेगी नहीं, आगे इसमें प्रोसीजर भी होंगे। और ये मैंने अपने मेन टॉपिक में नहीं डाल रखा, जैसे मेरी बुक है ना, इसमें 1% कंपनी मिली है आपको, 1% के बारे में पूरा डाल रखा है। उसके बाद मैंने स्मॉल कंपनी डाला हुआ, इंपोर्टेंट टॉपिक है, बट हम इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ रहे हैं तो हम सारा कुछ थोड़ा थोड़ा रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट द इन केस ऑफ द 1% कंपनी लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर 200। देखो यहाँ बता रहा है ये कितनी लिमिट होती है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसमें, 200 हो सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल बता रहा है। वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड बट मोर शेयर्स इन कंपनी जॉइंटली दे शैल बी पर्पस ऑफ क्लॉज बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। अगर किसी 2 मेंबरों ने मिलके कोई शेयर खरीदा हुआ है प्राइवेट कंपनी में, जैसे वो इस पे भी केस लो बनाना चाहे वो बना सकता है कि मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर होते हैं ना, तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, कौन कौन नहीं इंक्लूड होगा। बट ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन मैं मानता हूँ, इसे फाइनल लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं मानता। ठीक है, बाकी आने के लिए देखो कुछ भी आ सकता है, बट मैंने जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उस तरीके से करके जाओ, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ रीड आउट है, इंस्टीट्यूट की बुक आपको रीड करनी ही पड़ेगी। जहाँ हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी, जो इंपोर्टेंट टॉपिक होगा मैं जरूर बताऊंगा। Exception to limited liability. Section 3A provided if number of members of private company to reduce below 2। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज है, एक्सेप्शन। ठीक है, इसको रीड कर लेना। Section 3A provide that if number of members of private company below 2, then क्या होगा? अब मेंबर तो कभी भी घट सकता है ना, कोई मर गया या किसी इन केस कुछ भी हो गया वट, तो उस केस में क्या कंडीशन होती है। तो ये बता रहा है 2 एंड द बिजनेस इज कैरीड ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ while the number of member is so reduced, every person who is member of the company during this period shall be severally liable for the payment। तो लाइबिलिटी के लिए वो पेमेंट के लिए लायबल होगा जो भी इसका मेंबर होगा इस मंथ के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, who hold debts of the company contracted during that time may be severally sued। ठीक है, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अब ये बता रहा ना, ये 6 मंथ ये काम की चीज है। अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, यहाँ से ये चीज जो मैं बताई थी ये वाली, ये 2 से कम हो गए तो बिजनेस करते हैं कैरिड ऑन फॉर मोर देन 6 मंथ। अगर वो बिजनेस करते चले जाए तो सारी लाइबिलिटी उसी को पे करनी पड़ेगी। अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, अब वो कर रहे हैं ये चीजें, देन ये होगा। जैसे मैंने क्या करा था, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं थोड़ा सा, मैं ना जब मैंने अपने लिए बनाए थे, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे, उसमें क्या था, मैंने सारे सेक्शन लिख लिए थे। जैसे 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी, आपको ये चीजें भी डालनी पड़ेगी। 271 पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब जैसे मैंने बनाया था स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी, स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी का 2 सबसेक्शन 85। तो क्या था, सेक्शन रटे हुए थे, सेक्शन आपको याद हो जाएंगे। ये मेरे को अभी भी मैं बोल पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने वो चीजें शिद्दत के साथ, क्योंकि फेल कर दिया था नॉन लॉ में। बोथ ग्रुप 440 नंबर, देन 37 इन लॉ, आफ्टर डेट मैंने दिया फिर 60 नंबर। वो चीजें पढ़ने की वजह से, क्योंकि सब टीचरों के चक्कर में क्या होता है, वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं सब।
मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करोगे तो आप देख लेना, अच्छे नंबर आएंगे। पब्लिक कंपनी टू सेक्शन समझिए। पब्लिक कंपनी में क्या है, आप शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। जो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, इनकी डेफिनेशन ये इंटरमीडिएट में आप ऐसे ही पढ़ चुके हो। बट हाँ, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन काम की चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर। ये कह रहा है जो शेयर होल्डर होते हैं इसमें कितने चाहिए, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15, मे बी इंक्रीज विद स्पेशल रिजोल्यूशन। तो वो देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन वो दे दे, अगर वो बोले कि प्राइवेट कंपनी में मैं डायरेक्टर बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मैं बढ़ा सकता हूँ? यहाँ पे तो ऐसी कोई सच लिमिट दी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वो बता रहा है कि आप इंक्रीज कर सकते हो विद स्पेशल रिजोल्यूशन। ये कह रहा फाइनेंस बाहर से ले सकते हैं, कैन नॉट रेज फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से तो ले ही नहीं सकते क्योंकि शेयर इशू कर ही नहीं सकते। ये शेयर इशू कर सकते हैं, जितने भी लिस्टेड कंपनी होती हैं वही शेयर इशू कर पाती हैं। पब्लिक में भी कई कैटेगरी कंपनियां होती हैं, आपको मैं आप फाइनल में आ चुके तो आपको देखो मैं थोड़ा सा बता दूं पब्लिक कंपनीज के बारे में भी। तो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक में भी 2 तरह की कंपनी होती हैं, एक लिस्टेड, एक अनलिस्टेड, जिनके शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। जैसे रिलायंस है, जो भी कंपनियां हैं, वेदांता है, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनी जिनके शेयर हैं लिस्टेड हैं, जो सेबी के पास लिस्टेड है, ठीक है, सेबी एक एक्ट हम पढ़ेंगे, उनको हम लिस्टेड कंपनी कहते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जो नहीं है उनको पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं। दोनों तरीके की कंपनियां होती हैं, तो गलत फहमी में मत रहना कि खाली पब्लिक कंपनियां लिस्टेड ही होती हैं, अनलिस्टेड भी होती हैं, ठीक है। कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, नेम के आगे कैसे लगाते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड ऐसे मिलेगा, यूज एलटीडी मिलेगा खाली, ठीक है। सिंपल नॉर्मल कंसेप्ट। अब मेन कंसेप्ट आपका आ रहा है, वो आपको ये देगा ही देगा, स्मॉल कंपनी का कुछ भी दे देता है वो, एमसीक्यू में दे दे, 2 नंबर में दे दे, डेफिनेशन में दे दे, हर बार ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है पास्ट ईयर में भी और आता रहता है बीच बीच में। स्मॉल कंपनी में भी अमेंडमेंट आई थी, अब यहाँ देखता हूँ मैं इन्होंने डाली है कि नहीं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी को बोल दिया इसने, स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती। तो अब उसकी ये लिमिट बताएगा, ये लिमिट याद रखनी मुझे, ये विदाउट लिमिट ये क्वेश्चन नहीं होगा। पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख सच एज हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। और टर्नओवर क्या बता रहा है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द इमीडिएट preceding financial year does not exceeding 2 crore और such higher amount as may be prescribed which shall not be 100 करोड़। तो ये मैंने जब बनाया था तो मैंने तो ऐसे लिख लिया था भाई, पेड अप, मैं जब बनाया था इसका पेड अप कैपिटल इसका 50 लाख और हायर नहीं होना चाहिए, मोर देन लिख लिया था 10 करोड़, इसमें छोटे से में बस। इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बना लिया था इसका, टर्नओवर कितना होगा 2 करोड़, ठीक है, और हायर नहीं होना चाहिए, मोर देन नहीं होना चाहिए, किससे 100 करोड़ से, बस। और याद कैसे होगा ये, यहाँ से ये टर्न है ना 10 ऊपर, यहाँ 100, ये तो मुद्दा सॉल्व, बोर वाला 50 लाख और 2 करोड़, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। स्मॉल कंपनी के भी बेनिफिट होते हैं कि उनको भी क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने पड़ते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, अ कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न एज पर स्पेशल एक्ट। तो ये स्मॉल कंपनी के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन द क्लॉज सेल अप्लाई, ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्मॉल कंपनी कौन कौन सी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बना सकते हो कि स्मॉल कंपनी कौन कौन सी नहीं हो सकती, तो ये लेना पड़ेगा, हाँ ये नहीं हो सकती, ये बता दिया उसने, ये नहीं मानी जाएंगी। जो स्पेशल एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं इन्हें, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। स्पेशल एक्ट के अंदर कौन कौन सी, जैसे आरबीआई होगी उसका अपना एक्ट है, तुम्हारी एलआईसी हो गई उसका अपना एक एक्ट है, इरेडा पढ़ेंगे वो भी, आरबीआई बैंकिंग कंपनी पढ़ेंगे तो ये आरबीआई एक्ट आ जाता है। तो स्पेशल कंपनी उसके अंदर आती है, तो उसके ऊपर ये स्मॉल कंपनी तो हो ही नहीं सकती। वो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी में आ जाती है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, किसी की सब्सिडी हो किसी की होल्डिंग है तो वो स्मॉल कंपनी के अंदर काउंट नहीं होगी, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है भाई, लगा के रखना। इसे यहाँ से स्टार मार्क लगा लो। 1 मिनट, ये नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑन द कंट्रोल बेसिस, हम कम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं, तो सब्सिडरी कंपनी कौन होता है, होल्डिंग कंपनी कौन होता है, ये आपने शायद ना पढ़ा हो इंटरमीडिएट में, बट मैं बता देता हूँ आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ध्यान रखना। सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, ये सब आपको पढ़ना है नॉर्मली, याद नहीं करके जाना है। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी आर रिलेटिव टर्म्स। अ कंपनी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ इट्स सब्सिडी। अगर कोई कंपनी किसी को खरीद लेती है, मतलब 100% खरीद लिया, जैसे ये एक कंपनी है ए, इसने बी को टेक ओवर कर लिया, इसने इसको खरीद लिया एक तरीके से, तो ये तो इसकी क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, इसने इसको खरीद लिया, ये होल्डिंग, और इसके लिए ये क्या है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू और मोर अदर देन कंपनीज मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी, जिनकी सब्सिडी कंपनी होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है, बट मैंने बेसिक लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज आपको ये चीज़ें समझा दी। सेक्शन इनके याद रखना चाहो तो रखो, काम आएंगे, ठीक है। और भी बेसिस बता रहा है, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, या फिर कंट्रोल मोर देन 50% से ज़्यादा है, ठीक है। वोटिंग पावर्स इट्स ओन टुगेदर इज मोर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है वो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको सब्सिडरी कंपनी के बारे में। जैसे किसी एक कंपनी ने इसको खरीद लिया, मान लो इसके अंदर देखो 51% से ज़्यादा अगर किसी ने पैसा लगा दिया, तो वो ये जो ए की ये कंपनी होगी ना, ये बी, ये इसकी सब्सिडी बन जाएगी, क्योंकि इसके डिसीजन चलेंगे। जब आप थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट में ध्यान हो तो बोर्ड मीटिंग वगैरह में यही होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन बात करते हैं ना। अब इसकी मर्जी चलेगी इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा है, मतलब इसके पास इसके 51% से ज़्यादा शेयर है, मोर देन 51%। तो जब हमारे पास ज़्यादा पावर होती है तो हम ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं, तो कंपनी इसकी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, और ये क्या होगी, होल्डिंग कंपनी। बस उसमें यही लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आया ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको बताया था अभी कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के बारे में, ठीक है। इन्होंने दे भी रखा है यहाँ पर, लिस्टेड कंपनी ऑल्सो वाइड हेल्ड, ठीक है, देख लेते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 252 of the Companies Act 2013, listed company means a company which has any of its security listed in recognized stock exchange। कहीं पे भी स्टॉक दो है अभी, तो जो हमारे इंडिया के अंदर जो अभी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो आपको मिलेगा NSE, एक मिलेगा BSE। इनके ऊपर शेयर आप ट्रेड करते हो, शेयर खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है। जब आप SFM में पढ़ोगे तो पूरी डिटेल में पढ़ोगे। Of its security listed on recognized stock exchange, whereas the word security as per the section 281 of the Companies Act 2013 has been assigned the same meaning of defined clause। ये सब काम की चीज़ नहीं है कुछ भी, ठीक है, इन चक्करों में अब नहीं पढ़ना है। लिस्टेड कंपनी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ लेना, ये यहाँ बता रहा है कौन के टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, यहाँ पे कुछ काम नहीं करना। मैंने अनलिस्टेड कंपनी के बारे में बता दी, जिनकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं होती, जिन्होंने मार्केट में शेयर इशू नहीं कर रखे होते, डेट इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। अदर टाइप ऑफ कंपनीज, यहाँ की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर मैंने बताया ना, कहीं पे भी आपने 51% से ज़्यादा पैसा लगा दिया तो आप क्या है, मालिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ये भी मैंने इम्पोर्टेंट में रखा हुआ था, मतलब सेक्शन खाली। According to Section 245 of the Companies Act 2013, government company means a company in which not less than 51% paid of share capital held by the central government or any state government or governments, or partly by the government or partly by one or more state government, include the company which is subsidiary company such as government company। मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर पास्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स का। उसने एक केस लॉ बना दिया था इस टाइप का कि एक कंपनी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लगा रखा 26 और CG ने लगा रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रखा 26,
तो बताइए कि ये गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है। तो देखो दोनों को मिलके हो, चाहे एक गवर्नमेंट लगाए चाहे दोनों गवर्नमेंट लगा दे, दोनों ने अगर मिलके पैसे लगाए हैं और वो 51% से ज़्यादा हैं, नॉट लेस देन 51%, तो उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। अदरवाइज उसे हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। जब मैं क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो जो मुझे याद आता जाएगा, क्योंकि मैंने भी सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है। Coal India Limited is government company, whereas Coal India has many subsidiaries which are also government companies. तो अगर किसी, जैसे गवर्नमेंट कंपनी एक बार बन गई और जितनी भी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी। मान लो ये होल्डिंग, इसने, इस कंपनी ने इसको खरीद लिया, इसको खरीद लिया, इसको खरीद लिया, और ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई। किस कंडीशन से, इस कंडीशन से। देन जितनी भी इसकी ये कंपनियां हैं वो सब क्या कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी। ये मोस्ट हॉटेड टॉपिक बन सकता है यहाँ से केस लॉ बनाने के लिए। फॉरेन कंपनी तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, इसके लिए एक चैप्टर है, प्रॉपर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, बट नॉर्मली यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। According to section 2 subsection 42 of the Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate, इनकॉर्पोरेट क्या होगा, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, उसी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। और बाहर जो रजिस्टर्ड है उसी को फॉरेन कंपनी कहेंगे ना। इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होगी तो उसे इंडियन कंपनी कहेंगे, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग। हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। बाहर इनकॉर्पोरेट है बट इंडिया के अंदर वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, उसका बिजनेस प्लेस है। ठीक है, चाहे वो एजेंट के थ्रू करा रही हो चाहे उसके। यहाँ पर केस लो जो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ये हॉट टॉपिक रहेगा, ये भी अच्छा टॉपिक है, बट ये यहाँ के लिए नहीं, इसका एक सेपरेट चैप्टर है। देखो मैं आपको बहुत तेज़ी में भी बोल रहा हूँ ना, मैं आपको बहुत तरीके से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं, बहुत काम की, इन बहुत काम की। ठीक है, समय में ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता बातों में, पर आप ऐसी मत समझ लेना कि मैं ऐसी हवाबाजी में पढ़ा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ टेक करवाऊंगा। ठीक है। एसोसिएट कंपनी, एक बार क्या करा इसने, एसोसिएट कंपनी का 1 नंबर का या क्वेश्चन इन्होंने दे दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि इसको बताओ ये क्या है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये वर्ड बहुत काम का है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसे हाईलाइट कर लेना। अगर ये वर्ड आपको मिल जाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी, ये याद रखना, ये कंडीशन याद रखना, नहीं तो ये वो बन जाएगी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, लाइक जॉइंट वेंचर हम जो पढ़ते थे ना, जो 2 मिलके ग्रुप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देते हैं और दोनों के डिसीजन थोड़े थोड़े चलेंगे, that is called significant influence. As per explanation given under section, the clause significant influence means control of at least 20%। ये जो 20% है ना, ये ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, ये काम का है। इंपोर्टेंट लगा लेना, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना चीज़ों को, आपको वैसे ही दिमाग में रखनी है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं ऐसी पढ़ाऊँगा पूरी बुक, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप देखना है देखना, नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी से भी एक क्वेश्चन आ रखा है पहले। आप कहोगे सबसे क्वेश्चन आ रखे हैं, सबको करके जाना है, पढ़ के तो सबको जाना है। तो मैं तुम्हें मक्खन दे रहा हूँ, खाली ये ले लो, आप लास्ट में ये कर लेना बस। खाली स्मॉल कंपनी डाला था एमसीक्यू पर्पस के लिए, मैंने क्या डाल रखा है, डोरमेंट कंपनी। इसके बाद ये चैप्टर खत्म कर रखा है मैंने 3 पेज में। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो दिक्कत है। बाकी जो चीज़ें याद आती जा रही हैं पढ़ाते समय मैं बताता जाऊँगा। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, एक तरीके से ये बंद कंपनी होती है डोरमेंट, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये चीज़, ये वाले भी हाईलाइट करने वाला टॉपिक है। फ्यूचर प्रोजेक्ट और होल्ड एंड एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी and has no significant accounting transactions. Such company or inactive
इसको क्या बोलते हैं? एन एक्टिव कंपनी में एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्ड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मतलब बंद, ठीक है। हाईलाइट कर लेना भाई स्टॉक इतना जितना मैंने करा रखा है। निधि कंपनी को आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निधि कंपनी से क्वेश्चन आता है, सेपरेट क्वेश्चन आता है, नया टॉपिक है आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में भी, ठीक है, नई टॉपिक है, करेंगे इसे। यहाँ पे बस सिंपल पढ़ लो। निधि कंपनी किसके लिए होती है? जैसे छोटी छोटी सोसाइटी होती है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं मेंबरों के लिए, उनको फायदे के लिए, उसको हम निधि कंपनी कहते हैं, ठीक है। आगे इसके आगे है इस चैप्टर में, अच्छे से पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं? एफपीआई, एफपीआई, पीएफआई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डेड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है अब देख लो। पेपर में नहीं आएगा भाई ये, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर में आएगा तो आप बताओ, पेपर में नहीं आएगा, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। द LIC इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अंडर द एक्ट, स्पेशल एक्ट के अंदर ये सारी चीजें किस में आती हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें गवर्नमेंट का पैसा रहता है, ये बता रहा है, नॉट लेस देन 51 पेड ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब क्वेश्चन जो आया था इसको भी टिक कर लो भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन तो बहुत आ रखे हैं। अरे यहाँ से आ रखा है, जॉइंट वेंचर से आ रखा है। जॉइंट वेंचर को क्या कहते हैं? टिक करना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये जॉइंट वेंचर। किसी ऐसा अरेंजमेंट करना, दो कंपनियां मिलके कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रही हैं, किसी थर्ड काम को कंप्लीट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में सारी, अब मान लो सब्सिडी भी कर बना सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट नहीं, उनका क्या है, ये देखो, जॉइंट वेंचर हैज also been a defined mean joint arrangement where the parties who have joint control arrangement have right to net assets or arrangement it is formed on the basis of JV agreement two or more companies register किसी टारगेट को अचीव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड नॉन कॉर्पोरेट जॉइंट वेंचर और कंट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। तो यहाँ से कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं देगा आपको, ठीक है। आपको एमसीक्यू में दे दिया, कोई कहानी बना दी तो वो पूछ ले क्या है ये, तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये किस टाइप की कंपनी है, ऐसे बता देना। कोई स्टेचुरी कंप्लायंस को फॉलो करता है या स्टेचुरी में रजिस्टर्ड है तो वो स्पेशल कंपनी है, स्पेशल कंपनी को स्टेचुरी कंपनी कहते हैं। तो वो ऐसे पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ो। एनपीओ कंपनी क्या होती है? जो गवर्नमेंट के पर्पज के लिए की जाती है, जिसमें कोई प्रॉफिट और इसमें डिविडेंड नहीं बांटा जाता। तो ये चीज याद रख लेना कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड देती है, गवर्नमेंट कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देती, सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं बांटती, इतना याद रखना बस, ये लाइन इतना बैठा लेना। सेक्रेटरियल कंपनीज, ये भी देख लो, जितनी भी सेक्रेटरी कंपनी आज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट बट स्पेशलाइजिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे LIC है, RBI है, मैं बता नहीं आता, जब वो स्पेशल एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं, बट उनके ऊपर कंपनी एक्ट भी लगेगा, बट उस ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? सेक्टोरल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, NBFC आपने सुना होगा, जहाँ से भी पेपर में कुछ नहीं आना, ठीक है, जहाँ से नहीं आना तो नहीं आना, जहाँ से भी कोई कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। पेन तो ले ले, ठीक है भाई, करते रहो। NBFC पढ़ना है आपको, बैंकिंग कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। कन्वर्जन, ये इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, कन्वर्जन, आपको इसकी कंडीशन जरूर पता होनी चाहिए कन्वर्जन की, ये आपको अभी वाले पेपर में नहीं देगा कन्वर्जन, यहाँ पे नहीं देगा भाई, आपको ये चीज याद रखना, नहीं देगा, ठीक है। आगे बढ़ना, मैं आपको एक तरीके से रिवीजन क्लासेस की तरह पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा पहले से आइडिया होना चाहिए इंटरमीडिएट का, थोड़ा बहुत पढ़ाओ, बट अगर नहीं भी देखोगे तो खाली ये भी देख लो कि चले जाओगे, हो जाएगा। कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी, ये नहीं देगा। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ MCQ आ गया, कुछ ऐसा आ गया,
ताकि आप कर सको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फाइलिंग विद रजिस्टर, यहाँ से भी कुछ आपको नहीं पूछने वाला, बट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एवरी अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ कॉपी ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अप्रूविंग द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी ऑन इनटू प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट टू पब्लिक सेल फाइल्ड विद द रजिस्टर टुगेदर विद प्रिंटेड कॉपी और अल्ट्रेड आर्टिकल्स विद इन, ये टाइमिंग जो बता रहा ना, ये कितने दिन के अंदर वो जमा कर देना चाहिए। एक होता है हमारा आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो अगर आपने चेंज किया, कंपनी कन्वर्जन करा है, तो कब तक सबमिट कर देना चाहिए। तो आपको 15 डेज के अंदर वो आरओसी मीन्स रजिस्टर ऑफ कंपनी, उसको सबमिट करना पड़ेगा आपको विद इन 15 डेज। ये टाइम ड्यूरेशन दे रखी होती है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ आगे देखो, लार्ज पार्टनरशिप टू बी रजिस्टर एज कंपनी और व्हेन द कंपनी मस्ट बी रजिस्टर, कब कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा। जैसे आपने सबसे पहले आपने 11th-12th में पढ़ा, 11th में 12th में आप पढ़ के आए हो, पार्टनरशिप पढ़ के आए हो। पहले तो आपने पार्टनरशिप पढ़ी, ठीक है, पार्टनरशिप बना ली। पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, बना लिया, मैक्सिमम उसमें 50 हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की बात करूँ 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7 मिनिमम, नो लिमिट। तो अब ये जो पार्टनरशिप है, इसको कभी ना कभी कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना आपको कंपनी के अंदर। अगर मेंबर की लिमिट ज़्यादा हो गई देन तो आपके ऊपर ये लागू हो जाएगा नियम, है ना। कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं कि आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए रीड करना है, बेसिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कंपनी किस तरीके से बनती है, ये भी इंटरमीडिएट का पार्ट था हमारा, कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो आराम से पढ़ो। कितने मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है हम वो पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें वही देखो, फालतू का समय बर्बाद करने से बढ़िया भैया आराम से मेन चीज़ें जो पेपर में आती हैं वो पढ़े ना हम। लोग क्या करते हैं, सारा पढ़ते हैं, सारा पढ़ोगे तो फिर पेपर में नहीं कर पाओगे, है ना। सारा पढ़ना जरूर है बट याद नहीं करके जाना, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो मेन चीज़ है वो करके जानी है। प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी, क्या प्रोसीजर रहता है, ये भी इंटरमीडिएट का टॉपिक है, यहाँ से भी कुछ नहीं आना है। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर, जिसने इंटरमीडिएट ढंग से नहीं पढ़ रखा है लॉ, तो भाई फिर उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं यहाँ चीज़ें करा रहा हूँ आपको इम्पोर्टेंट। आपके नंबर आएंगे, फिर भी आप मेरे हिसाब से कर लोगे तो फिर भी आपके नंबर कहीं नहीं गए, 50 to 60 आपके नंबर आ जाएंगे। लॉ में इतने आ गए बहुत होते हैं, कन्फर्मेशन के साथ आ सकते हैं अगर मेरे तरीके से आपने करा, स्ट्रेटजी बनाई। क्योंकि मैंने देखो आप लोगों के लिए सारा कुछ पास्ट ईयर जितना भी है सब कुछ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, भैया बार बार दिखाते हैं पर देख लो। ये देखो CMA फाइनल का सब मटेरियल रखा हुआ है, हैंड राइटर नोट्स भी हैं, ये आपके सारे पास्ट ईयर के पेपर हैं ये, और मेरे खुद के बनाए हुए MCQ हैं, ये सब कराऊंगा मैं आपको। पहले सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करो, ठीक है। चालू कर चुके हम, यहाँ से नहीं आएगा। सिन की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक कंपनी को क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है जिससे हम किसी की पहचान करते हैं। जैसे हमें हमारे कंपनी के अंदर क्या मिल रखा है, एम्प्लॉय कोड, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसी से सैलरी वगैरह जाती है, उसी से सारा कुछ होता है, ठीक है। ये फॉर्म वगैरह हो गए, ये सारे किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहता है, ये कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या फॉर्म चाहिए होते हैं खोलने के लिए, सारी डिटेल में दे रखा है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली में काम करोगे देन उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट यहाँ पे वो आपको नहीं पूछेगा। देखो फिर से OPC आया, फॉर्मेशन ऑफ OPC, मैं फिर से इसको स्टार मार्क लगाऊंगा भाई। देखो मैंने हालांकि मैंने डाला नहीं है बट ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका फॉर्मेशन भी देख लो, बाकी कंपनियों का जैसा होता है वैसे इसका भी होगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया टॉपिक है और नए टॉपिक को वो जल्दी से उठा लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ OPC shall indicate the name of other persons who shall be event in the subscriber death of incapacity to contract become a member of OPC company। ये बता रहा है कि कौन इसका बन सकता है, कौन क्या हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर OPC कंपनी खोल सकता है। उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि वो क्या होना चाहिए, वो इंडिया का
इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। वो आप देख लेना कि क्या कंडीशन में चेंज आई, रेसिडेंट होना चाहिए कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। वो चेंज हुआ है और उसे एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी की कोई डेथ वगैरह हो जाती है, देन ये जो इसकी डेथ हो गई तो ये बन जाएगा नॉमिनी इसका मेंबर, ठीक है। सब्सक्राइबर मेंबर बोल लो, मालिक बोल लो, कुछ भी मान सकते हो। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में पहले सारी चीजें लिखी रहती है। मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसके अंदर बता रखा होगा कि कौन इसकी इनकैपेसिटी के अंदर लायबल होगा, पे करेगा या बनाएगा या काम करेगा। और जिसको मैं शैल बी गिवन द प्रायर रिटन द कंसेंट, पहले तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए। सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऐसे तो आप किसी के नॉमिनी बनने जाओगे, आपकी वो बंदा आपसे पूछेगा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आपकी परमिशन होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई भी चीज़ खोलते हो तो उसमें समय लगेगा ना। हम आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी क्या है, रजिस्टर हो कंपनी, कंपनी खोलने का, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, सारे ऑनलाइन भी हो जाते हैं, सारी चीज़ें चेक होंगी, सारी डिटेल्स जाएंगी, देन आपको एक कंपनी का नंबर मिलेगा, डेट इज कॉल्ड सिन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। The member of OPC at the time change the name of such other person giving the notice of the company and company shall be intimated register। मान लो अगर कोई बंदा चाहता है, ये भी तो ये वो है कि रिटर्न में विड्रॉ कर सकता है उसकी कंसेंट। ओपीसी का बंदा मान लो बीच में चेंज होना चाहते हो, हाँ हो सकता है, रजिस्टर को इन्फॉर्मेशन दे दो कौन है। एनी सच चेंजेस इन द नेम पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर कोई भी नॉर्मल चेंजेस की जरूरत है तो जरूरी नहीं कि उसका अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम भी हो। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इन कॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, ये चीज याद रखना, ये यहाँ पे मेन आ जाता है। इसी के लिए मैं इसे करा रहा हूँ, नहीं तो इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे तो ये बीच में जो क्वेश्चन उठा लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी, बिकम ए नॉमिनी मोर देन 1। ये चीज़ याद रखना, ये पॉइंट पूरा याद रख लेना भाई। बस ये कराया जा रहा है केस लॉ वगैरह के चक्कर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठा के लाते हैं। नो सेल बिकम ए, वो तो बन ही नहीं सकता, माइनर तो हो ही नहीं सकता। और सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड, सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बाकी इस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कन्वर्ट होंगे तो उसकी वही सारी कंडीशंस लगेंगी जैसे जैसे लगती हैं। और बता रहा है थ्रू इट में भी कन्वर्टेड द पब्लिक प्राइवेट, सच जो प्रोसीजर दे रखे थे वही रहेंगे। सच कंपनी कैन नॉट बी कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी है वो बिजनेस नहीं कर सकते। OPC कैन नॉट बी कन्वर्ट वॉलंटरी इन काइंड ऑफ द कंपनीज, यानी सेक्शन 8 कंपनीज वॉलंटरी अनलेस 2 years हैव बीन एक्सपायर्ड। ये वाली कंडीशंस भी आपको फिर याद रखनी है। ये वाली करो, कोई पढ़ते हैं, टाइम तो लगेगा भाई, बाकी मैं मक्खन मक्खन देने की फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ। याद भी कराऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही है ना। अभी तो खैर सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, ये हो जाएगा फिर याद करने वाली वीडियो बनाऊंगा, मैं डाल दूंगा आपको पूरी लिस्ट, सही से आप देखना, करते रहना। देखो भाई, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लूँगा, नहीं तो हाईलाइट नहीं कर पाऊँ, ठीक है। 1% कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये हो गया। अनलेस 2 years, 2 साल हो, हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट वेयर द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलीवेंट पीरियड एक्सीडिंग 2 करोड़। देखो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। अमेंडमेंट आई है जितनी भी ना, वो हम करेंगे अलग से। इन्होंने शायद कॉपी पेस्ट किया है, मैं ये 2022 वाला सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इन्होंने ढंग का कॉपी पेस्ट नहीं किया शायद। इफ 1 person company or any officer of such company contravenes the provisions shall be punishable within the fine may be extended 10,000 further which may be extended 1,000 every day after the first during the कंटरवेंशन करा जो भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे चेंजेस आए तो हैं वैसे, बट यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखे। अमेंडमेंट जब करेंगे बता दूँ मैं। देखो
यहाँ बता रखा है ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल इनकॉर्पोरेट। ठीक है, और बता रही है नॉमिनी कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन बीइंग ए मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू ये रूल 180 डेज होना चाहिए इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि रेसिडेंट बोल दिया ना तो ये लगेगा। ठीक है, कंडीशन रीड करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसिक वाले क्वेश्चन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई काम का नहीं है। आगे सर्टिफिकेट ऑफ इंक्लूसिव एविडेंस, ये भी कोई काम का नहीं है। इफेक्टिव ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये कोई काम का नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये में भी आप पढ़ लेना इसे, जो पढ़ना है पढ़ने के लेवलों का रीड कर लेना इसे थोड़ा सा। अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट परफॉर्म समथिंग विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जो चीज़ लिख दी, जैसे मैं इसका थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ आपको हिंदी में मीनिंग। एक क्वेश्चन इसका आया है पास्ट में, एक क्वेश्चन आया है केस लॉ बना के मेमोरेंडम में जो देखो कंपनी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगी, वो आपके मेमोरेंडम पढ़ती हैं कि भाई कौन सा बिजनेस से कर सकता है, कौन से बिजनेस के लिए लीगल है। पहले मेमोरेंडम में सारी डिटेल दे दी जाती है। ऐसे नहीं है कि आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, आपने जो चीज़ बोली है आपको उस लेवल का बिजनेस करना पड़ेगा। A transaction may be good in the law but may not be within the power of the company and hence ultra vires. The company shareholder while drafting the memorandum have already decided the outer boundaries both the themselves and also for the board of directors. Shareholder can be decided change or to modify the object and other clauses. वो बाद में क्या कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह करके अपने मेमोरेंडम को अल्टर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कुछ भी चीज़ें। और बिजनेस के स्कोप, जैसे बिजनेस में सोच रहा हूँ कि ये और करना चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ, बट विद इन लिमिट। ये नहीं कि आप अपनी जो पावर्स दे रखी है उसका गलत इस्तेमाल करोगे, आप कुछ भी काम करोगे, वो चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। वो एक केस लॉ बनाता है इसके ऊपर। ठीक है, आपको सिंपल तरीके से पढ़ना है, सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए आपको रीड करना है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, रजिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ये भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, कहाँ का क्या क्या है, कौन कौन क्या करता है। आगे इन केस ऑफ ओपीसी द वर्ड वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड द ब्रेकर बिलो नेम ऑफ सच कंपनी इज प्रिंटेड अफेक्ट, कोई काम का नहीं है। नोटिस क्या देना है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना है, ये भी कोई काम का नहीं है भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं करा चुका हूँ, ये तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लास बहुत लंबी जा रही है। ठीक है, कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं करा दूंगा, इस चैप्टर के अंदर जो भी रहेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे निजी कंपनीज हो गई या कुछ और आया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं है। ये भी मैं देख लेता हूँ, और मैंने सारा देख तो लिया ही है पहले। ये यहाँ पर टेंशन मत लेना, ये करा दूंगा मैं आपको सारा कुछ। फॉरेन कंपनी जब पढ़ेंगे ना, फॉरेन कंपनी इंपोर्टेंट है, मैं करा दूंगा इसे। ठीक है, हाँ भाई। कन्वर्जन और एलएलपी, ये एमसीक्यू में डाल देता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना देता है, इसकी कंडीशन कुछ डाल दी थी एमसीक्यू के पर्पज के लिए। तो ये ध्यान रखना कि एमसीक्यू पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है लिमिट में, कि क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती है। मैं देख लूँ एक बार, फिर इसके ऊपर कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं देख लूँ पहले, और बोर्ड मीटिंग हो गई, ये हो गया, इतना ही है। ठीक है, इसमें एलएलपी चलो ख़त्म ही कर देते हैं, फिर इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी। अगर एलएलपी को कन्वर्ट करना हो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी की फुल फॉर्म ये है। एलएलपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी एज पर द प्रोविजन कंटेंट सेक्शन में जो दे रखा है। सेक्शन कहता है कि ये वाला सेक्शन है भाई, इसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, द स्टेप टू इंटीमेट टू वेज, दो तरीके हैं इसको, इनकॉर्पोरेट न्यू कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर या तो आप नहीं बना लो, या कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी एलएलपी पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी। ये या तो नई डायरेक्ट बना लो या फिर उसे कन्वर्ट कर लो। तो वो कन्वर्ट करने वाला हम पढ़ रहे हैं, तो वो सेक्शन बताता है 366। ठीक है भाई, ये अब स्टेप बताने लग गया कि क्या क्या स्टेप रहते हैं।
The process of conversion is step by step procedure which is technical process but it handled by the expert knowledge may be time to time cost saving as well। ये तरीका होता है इसको कन्वर्ट करने का। तो अब ये बता रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब हम खाली रिक्वायरमेंट में पढ़ते हैं, जैसे अप्रूवल नेम की अप्रूवल हो गई, नेम की अप्रूवल कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, 60 डेज आ गया। तो आपको कुछ चीज़ें, ये चीज़ें जो करनी है ना, ये चीज़ें ये आपको करनी पड़ेंगी याद। इनके सब ऑल 2 और 7 मेंबर, इतने तो मेंबर होने चाहिए ना कंपनी बनाने के लिए। अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, तो 2 पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 7, तो ये कन्वर्ट करने के लिए ये तो चाहिए होगा। फिर बाकी अदर डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इसको भी आप एक बार नॉर्मली रीड कर लेना, सिंपल रीड, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा आपको, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही पेपर में आएंगे। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं कराऊंगा आपको यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर के, ये वाले जो मैंने अलग से बना रखे हैं भाई। देखो यहाँ सारा कुछ लिख के रखता हूँ, 3 पेज का है, इसमें कुछ चीज़ें और लिख लेना भाई एमसीक्यू के लिए जो मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं एमसीक्यू की बुक मैंने बना रखी है, वो मैं आपको दे दूंगा। पास्ट ईयर सारे मैं करा दूंगा सब कुछ, ओके, ठीक है। बाकी बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।